The nuclear physics, the first term you will use is atomic mass unit. Atomic mass unit, right? The symbol of atomic mass unit is U. Now write the definition of atomic mass unit. One atomic mass unit its symbol is also 1U, is defined as one atomic mass unit is defined as mass equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom. Carbon 12 atom. ठीक है. What is meaning of carbon 12? एक ऐसा आइसोटॉप जिसका न्यूक्लियन नंबर 12 है, राइट? ओके बच्चों, लेट्स सपोज have a closer look at carbon atom. This carbon atom will have 6 protons, right? This carbon atom will have 6 protons and 6 neutrons, and how many electrons? It will have 6 electrons revolving around its nucleus. Okay, what is the mass of nucleons? जी बच्चों, टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? Mass of nucleons will be equal to mass of 6 protons and mass of 6 neutrons. ठीक है. अच्छा, आपको पता है कि mass of proton is more or less equal to mass of neutron. कोई इसमें significant difference नहीं होता. ठीक है. तो can I say that this mass is roughly equal to mass of carbon nucleus is roughly equal to 12 times mass of proton. जी बच्चों, what about electrons? Electron is much smaller entity. For now I am ignoring the value of mass of electrons ना. ठीक है. For now mass of electrons is ignored. ठीक है. अगर आपने mass of electrons ignore कर दिया तो आपका जो एटम का mass है that is approximately equal to mass of 12 protons. ठीक है. तो एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है बच्चों? वन एटॉमिक मास यूनिट 1U is equal to जी 112 जी 112 mass of न्यूक्लियस और mass of कार्बन एटम. और mass of कार्बन एटम हमने क्या फाइंड किया है? ऑलमोस्ट 12 टाइम्स mass of प्रोटॉन. तो बच्चों 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. सो रफली दिस mass is equal to mass of प्रोटॉन. तो जो एक प्रोटॉन का mass होता है मोर और लेस एटॉमिक mass यूनिट की यही वैल्यू होती है. ठीक है. अब इसको देखते हैं कि आपको जो गिवन डाटा मिलेगा उसमें mass ऑफ प्रोटॉन की क्या वैल्यू है और mass ऑफ न्यूट्रॉन की क्या वैल्यू, एटॉमिक mass यूनिट की क्या वैल्यू है. तो आप लोग जी बच्चों, जो आपको mass ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट. और जो आपको एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मिलेगी दैट इज एटॉमिक मास यूनिट जिसको आप 1U भी कहेंगे, वन एटॉमिक मास यूनिट. दिस इज इक्वल टू 1.67
6 into 10 raised power minus 27 kg। कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज में? जी बच्चों, नहीं सर। कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, देयर आर मोर और लेस सेम वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, अभी आगे जाके बताऊंगा कि मैं जो इसकी वैल्यू स्लाइटली कम क्यों है, बट फॉर नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट? जी बच्चों, अगर मैं कहूँ, लेट सपोज अगर इस एक सिंगल बॉल का मैस लेट सपोज 400 ग्राम है, बट मैं इसको कह रहा हूँ वन है रेशो वाइज, सो व्हाट विल बी द मास ऑफ दीज टू बॉल्स रेशो वाइज ऑल्दो इट इज 800 ग्राम्स? जी बच्चों, आई विल से दैट ड्यू टू रेशियो 1:1। डिस्टेंस, टू का टू होगा ना, 1:2 हो जाएगा। ठीक है। इसको जी कहते सर। हैं रिलेटिव मास, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मास। तो आप लोग हेडिंग लिखे रिलेटिव मास ऑफ, relative mass of proton, neutron and electron। relative mass of proton, neutron and electron। अच्छा बच्चों, जो ऊपर डाटा गिवन है इसमें स्लाइटली हैवियर कौन है? प्रोटॉन है या एटॉमिक मास यूनिट है? Yes, proton is slightly heavier, so its relative mass will be slightly greater than 1, right? We are representing masses in terms of atomic mass unit। तो आप लोग लिखिए बच्चों mass of proton, mass of proton का symbol यूज कर ले mp, this will be equal to 1.007276 times atomic mass unit। ठीक है। mass of neutron is equal to, न्यूट्रॉन भी स्लाइटली हैवियर होता है, सो इट्स मास इज इक्वल टू 1.008665 यू। अच्छा बच्चों, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल देन वन होगा या मच मच लेस देन वन होगा? जी, So बिकॉज one. इट इज ऑलमोस्ट 2000 लेस टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। mass of electron relative mass is much much smaller, so this value is 0.000549 u in terms of u लिखने हैं सारे masses। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू आप लोगों ने मेमोराइज नहीं करनी। ठीक है। इसमें से आपने कोई भी वैल्यू मेमोराइज नहीं करनी, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको वैल्यू होगी आपको एग्जाम में गिवन होगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, so you don't have to memorize any of these values। ठीक है। समटाइम्स ये एग्जाम में 3 डेसिमल तक होगी या 4 डेसिमल तक या 5 डेसिमल तक या 6 डेसिमल तक, जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को फेमस इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी का पता है, दैट इक्वेशन इज ई एनर्जी इक्वल्स एम सी स्क्वेयर। ठीक है। आई एम गिविंग यू अ टास्क ऑफ फाइंड दिस एनर्जी, find energy corresponding to the mass of one atomic mass unit। ठीक है। where you know that value of u is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg। अब बच्चों एनर्जी की वैल्यूज देखें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किसके इक्वल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 जूल्स। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किसके इक्वल होगा? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स will be equal to 1.6 1.6 into into 10 raised power 1.6. minus 19 times kilo is 10 raised power 3 joules।
So that will become equal to 1.6 into 10 raised power minus, yes, you were right, minus 16 joules. And what about 1 mega electron volts? 1 mega electron volts will be equal to 1.6 into 10 raised power minus 13 13. joules. ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यूज आप लोगों को एज सच याद रखनी है. This is for 1 electron volts, this is for 1 kilo electron volts, and this is for 1 mega electron volts. Okay, you have to find the value of this energy in joules and in mega electron volts. जी बच्चों, सबसे पहले आपने एनर्जी इन जूल्स फाइंड करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करें. कीप योर कैलकुलेटर्स विद यू. सो दिस फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू mc square. The SI unit of energy is joules. तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा that will be in joules, right? So this mass is 1u और इसकी जगह आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे. Value is written as 1.66 into 10 raised power minus 27. And the speed of light is 3 into 10 raised power 8 squared. जी बच्चों, pick up your calculators and find out this value of energy in joules. 1.49 49 into 10 raised power minus 10. minus 10. And this value of energy is very very small. ठीक है, स्मॉल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. नाउ कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो नाउ यू आर फाइंडिंग दिस वेरी एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी इन जूल्स, राइट, डिवाइडेड बाय मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए किस फैक्टर से डिवाइड करेंगे? 1.6 into 10 raised power minus 13. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. 1.49 into 10 raised power 10 minus 10 divided by 1.6 into 10 raised power minus 13. Find out this value. 934 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, अनराउंडेड आंसर को करेंगे तो 934 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा. तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इसको समहाउ आप लोगों ने याद कर ले तो बेहतर है, बिकॉज इसके फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपका आंसर 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आता है. पहले मैंने गलती से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिख दिया था, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस वैल्यू. ठीक है, नाउ कम टू अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस. मुझे ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. Let's once again take an example of carbon nucleus, right? Okay, here you have a carbon nucleus. How many protons will be present in this carbon nucleus, बच्चों? Yes, 6 protons होंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, what is the charge on these protons? Each proton is positively charged, right? Each proton is positively charged. How many neutrons will be here? जी बच्चों, कार्बन 12 है ना. कार्बन 12 क्या होता है? Sir, 6 और 12. यस, 6 न्यूट्रॉन्स विल बी हियर. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, so this is how a carbon nucleus look like. Okay, now tell me what is the type of force between protons? Yes, sir, repulsive force. प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स है उसका नाम क्या है? Repulsive, repulsion, sir. यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of repulsion.
So students, if this force is electrostatic force of repulsion, why this nucleus is binded together in a single entity? ये रिपेल हो रहे हैं तो ये एक दूसरे को पुश करके अवे चले जाए और न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए. Yes, there is another force present which is keeping this nucleons binded together. And what is the name of that force? We discussed it in yesterday's class. Strong nuclear force. Nuclear force. Sir, weak Yes, force. no strong nuclear force. So right, there is another force present. There is another force present which is attractive in nature. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बाइंडेड टुगेदर रखती है. सो दैट इज attractive in nature. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से स्ट्रॉन्गर होगी या वीकर होगी? Yes, Stronger, sir. Stronger. yes, it will be stronger. So it is attractive in nature and much stronger than electrostatic force of repulsion. Right? This force keeps all the nucleons. This force keeps all the nucleons binded together. ठीक है. अच्छा बच्चों, ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को ओवरकम भी कर रही है और एक्स्ट्रा अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है टू कीप ऑल द न्यूक्लियॉन्स बाइंडेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. अगर ये वाली फोर्स ना होती तो न्यूक्लियस में जो रिपल्सिव पार्टिकल है, रिपल्सिव फोर्सेस है विच आर ड्यू टू दीज प्रोटॉन्स, ये एक दूसरे की वजह से एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता. तो बच्चों यहां से ये पता चला कि जो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें जो फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर ना. ठीक है. तो आप लोग लिखें फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज attractive. Force between न्यूक्लियॉन्स इज attractive. अच्छा, अब मुझे जरा ध्यान से बताएं. लेट्स सपोज अगर दो मैग्नेट्स बाइंडेड टुगेदर हैं, ठीक है, लेट्स सपोज नॉर्थ पोल इज फेसिंग साउथ पोल. इनको अलग करने के लिए खुद से फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या खुद ब खुद अलग हो जाएंगे? जी बच्चों, लगानी पड़ेगी. definitely you need an external energy to separate them. Clear? Okay. If you need an energy to separate them, so that energy was the energy of bond. वही बॉन्ड की एनर्जी भी थी. ठीक है. तो जितनी बॉन्ड की एनर्जी थी उतनी ही फोर्स आपने उसको अलग करने में लगा दी. ठीक है. लेट्स सपोज मैं एक पर्सन से हैंड शेक करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर जो मैंने उसका हाथ होल्ड किया है, हम दोनों ने फर्मली एक दूसरे का हाथ होल्ड कर लिया है. लेट्स सपोज द एनर्जी बिटवीन दैट बॉन्ड इज लेट्स सपोज 100 joules. So what is the minimum energy that is required to break that bond? Yes, 100 joules. Yes. Okay बच्चों, एक्स्ट्रा माइक्स ऑफ करें. जो आंसर करना है तो ऑन करें, अदरवाइज किसी एक बच्चे का माइक का शोर आ रहा है. Okay, once again, if I'm holding the hands firmly and that energy is 100 joules, so to break that bond, a binding energy 100 joules होगी ना उस बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी, जिसने दोनों हाथों को बाइंडेड टुगेदर रखा हुआ है. तो उनको मुझे अलग अलग करने के लिए उतनी ही एनर्जी
प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितनी की उसकी बाइंडिंग एनर्जी है उस बॉन्ड की। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स में अगर जो फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो मुझे इन सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या नहीं? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या नहीं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए? करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब बच्चों, आप लोगों ने मुझे एक बात बहुत ध्यान से बतानी है, अगर आप केयरफुली समझेंगे तो आपको समझ आएगी। आपके एक साइड पे न्यूक्लियस है, आपके पास एक साइड पे न्यूक्लियस है, ठीक है। लेट्स सपोज द कंबाइंड मास ऑफ दिस न्यूक्लियस इज m1, ठीक है। और एक साइड पे इसके सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स है इंडिविजुअल, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव 6 प्रोटॉन्स, 1 2 3 4 5 6, and 6 न्यूक्लियॉन्स, 6 neutrons, sorry, 4 5 6, you have 6 individual protons which are positively charged and 6 neutrons, and their combined mass is m2. Now tell me whether the mass of this combined nucleus and individual nucleons will be equal or one of the mass will be greater. Yes, सर इक्वल होगा। these masses are not equal. Now tell me which masses will be greater. न्यूट्रॉन। Why m2 will be greater? Yes, why m2 will be The greater? neutrons mass is slightly greater. No. Now listen very carefully. आपने इस न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियॉन्स को इन्फिनिटी तक आपने इनको सेपरेट किया बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनर्जी? मैंने आपको भी बताया था। आपने जो इसको एनर्जी प्रोवाइड की, द नेम ऑफ दैट एनर्जी वाज बाइंडिंग एनर्जी। दैट एनर्जी वाज इक्वल टू देयर बाइंडिंग एनर्जी। दोबारा से बताता हूँ इसको मैं बाइंडिंग एनर्जी क्यों कह रहा हूँ। जिस एनर्जी से बॉन्ड बने हुए, लेट्स सपोज ईच बॉन्ड हैज एन एनर्जी ऑफ 5 जूल्स, ठीक है। टोटल कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी हो जाएगी 12 × 5, वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 60 जूल्स, ठीक है। अगर 60 जूल्स के बॉन्ड बने हुए हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 60 जूल्स ही चाहिए होगी, ठीक है। सो दैट यू हैव spreaded them, you have separated them to infinity. Why I'm saying infinity? ताकि ये एक दूसरे की अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फील्ड से अलग अलग निकल हो जाए। जाए, ये निकल जाए। नाउ this binding energy becomes the part of mass of individual nucleons according to equation of relativity, energy equals mc square। समझ आई? जितनी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ये अलग अलग तो हो गए, लेकिन वो एनर्जी उन्होंने कीप कर ली, वो एनर्जी उन्होंने रख ली, तो इनका मैस स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। सो नाउ टेल मी विच मैस इज ग्रेटर, m1 और m2? M1। यस, दोबारा बताइए। M1। m2 इसी is तरह दोबारा greater, एक्सटेंड करते हैं। m2 is greater than m1। आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। m1 का जितना भी मैस था उसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी ऐड की टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी। वो एनर्जी इन न्यूक्लियॉन्स ने अपने पास रख ली, किसमें कन्वर्ट करके? एनर्जी की फॉर्म में नहीं रख सकते, वो एनर्जी उन्होंने स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ मास, दैट मास वाज इक्विवेलेंट टू, इस एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ एम, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी में एनर्जी इक्वल्स mc स्क्वायर, उससे जितना मास इंक्रीज आएगा उतना मास इंक्रीज आया इन द मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जितनी एनर्जी प्रोवाइड की, न्यूक्लियॉन्स अलग हो गए लेकिन उन्होंने वो एनर्जी रख ली उसको मास में कन्वर्ट करके। तो जो चीज अगर एंटर हो रही है तो उसकी वजह से मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताए? इंक्रीज।
Yes, mass increase होगा, so that's why the mass of individual nucleons is slightly greater than the mass of nucleus itself. So which mass is greater, M1 or M2? M2. Yes, RM2. M2. Yes, M2 is greater than M1, and the difference of their mass will be equal to M2 minus M1, and this difference of mass is called mass defect. जी बच्चों, क्या नाम है इस डिफरेंस का? Mass. mass defect. ठीक है, नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ mass defect. शाबाश. जी, mass defect की डेफिनेशन बताने की कोशिश करें. It is a difference of mass it is a difference of mass of individual nucleons. It is a difference of mass of individual nucleons, which is slightly greater now, and the combined mass of nucleus. Sir, your Yes, combined mass would be before absorbing the binding energy. yes, before absorbing the binding energy. Because once it absorbs binding energy, it will split into its individual nucleons. Then it will not stay a nucleus, right? So Okay. write this equation: mass defect is equal to mass of individual nucleons minus mass of nucleus. समझ आई बच्चों? Okay, now write binding energy. Okay, now what is binding energy? I'm telling you what is binding energy in two different ways. Binding energy is that total energy at which all with which all the nucleons of the nucleus are binded together. Now I'm telling you the other way around. It is the energy required to separate all the nucleons of the nucleus up to infinity. देखो, जितनी उनकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ही एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना टू स्प्लिट देम. ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा. इट इज द एनर्जी required to split या separate all the nucleons of nucleus to how much distance बच्चों? Infinity. yes, to infinity. infinity का मतलब है कि ये एक दूसरे की फील्ड से बाहर आ चुके हैं. yes students, any question? अच्छा, mass defect का एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा जी बच्चों? Binding energy जितना. जी, बाइंडिंग एनर्जी जितना होगा, तो नोट की फॉर्म में लिखे. वेरी गुड. बाइंडिंग एनर्जी इज binding energy is the energy equivalent
Binding energy is the energy equivalent of mass defect. Binding energy is the energy equivalent of mass defect. Yes, students, clear है? Any questions Sir, up to now? Yes. hadrons की जो आपने कल definition लिखवाई थी उसमें था कि they're particles which are affected by strong nuclear force. तो जब ये mass इनका बढ़ जाता है and they're out of the nucleus and out मतलब infinity पे इनका distance हो जाता है, they're Yes. not affected by the strong nuclear force. तो Strong क्या ये nuclear hadrons force. रहते हैं? Yes, they are unstable particles. They once again combine to form the nucleus. ठीक है, वैसे हमने हाइड्रोन्स को तो सेपरेट किया ही नहीं है. देखो, this individual proton is made up of 3 different quarks. ठीक है, which make it hadron, but ये इसकी एक अनस्टेबल स्टेट होगी, दोबारा से कंबाइन होके कोई ना कोई न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, तो वो अनस्टेबल स्टेट में ज्यादा देर चीज कोई भी नहीं. जी बच्चों, राइट अ क्वेश्चन. Calculate the binding energy in mega electron volts. Calculate the binding energy in mega electron volts of carbon 14 nucleus. Of carbon 14 nucleus. Right? With mass defect of with mass defect of 0.109 736U. जी बच्चों, ये इसका mass defect क्या है पहले तो ये बताएं. It is a difference of mass between the nucleons, individual nucleons and the combined mass of the nucleus. ठीक है, और उसको उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है. अभी मैंने आपको ऊपर एक कैलकुलेशन करवाई थी. दैट कैलकुलेशन वाज रिलेटेड टू कन्वर्टिंग वन एटॉमिक मास यूनिट इनटू एनर्जी. तो बच्चों, 1 U का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या आया था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में? 934. Yes, 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो वी आर यूजिंग रेशियो मेथड हियर कि आपके पास ये जो मास है दैट इज 0.1097 109736 U. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो इसको रेशियो मेथड से कर लें, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी? बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.109736 मल्टीप्लाई बाय 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. जी बच्चों, ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है? सर 101.8 101.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. 102 कर दो सर. 101.8 ठीक है, 101.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स.